नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर भी आलमी मंजरनामे की एक तस्वीर आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान का किरदार होगा, लेबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ पर क्या सूरत हाल बन रही है। महातीर मोहम्मद साहब ने, जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि यौम यकजहती कश्मीर से मुताल्लिक जो एक तकरीब मुनक़िद की गई है और उससे बेबाक किस्म का खिताब किया है, पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में कहाँ पर खड़ा है। OIC की हम बात करते हैं, अब उसका अपना मुस्तकबिल क्या है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, इंटरनेशनली उसके ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज बड़ा ज़बरदस्त डे इस हवाले से भी कहा जा रहा है क्योंकि शजरकारी का दिन मनाया गया। टाइगर फोर्स डे था, मगर इसमें शजरकारी की मुहिम का जो बाकायदा आगाज़ किया गया, तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है जिसका आगाज़ हुआ और आज माशाल्लाह से 35 लाख पौधे लगा दिए गए हैं। 5 साल का हदफ है, 10 अरब के करीब दरख्त लगाए जाएंगे। ये पाकिस्तान को कहां पर ले जाएगा, माहौलियात के हवाले से तफसील से बात होगी। तालिबान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जब अफगानिस्तान का जिक्र आएगा। लोया जरगा ने जो फैसला दिया है कि 400 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाए, मगर ये मशरूत है, इससे ऊपर भी बात होगी। हालिया बारिशों की बात करेंगे। कराची तो ज़ेर-ए-आब आया है, मगर बलूचिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो अपडेट करेंगे हालिया सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल पर जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन हो और कश्मीर के ऊपर महातीर मोहम्मद साहब का अपना स्टांस। देखिए, एक तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अभी मुझे कराची पोर्ट से फ़ोन आया है किसी के ज़रिए कि कराची पोर्ट को भी वैसे ही ख़तरा लाक है जैसे लेबनान की बैरूत की पोर्ट को हुआ। अब ये इसको कन्फर्म करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये किसी ज़िम्मेदार अफसर ने किया है, हो सकता है अंदेशा ही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरन इसका जायज़ा लेना चाहिए और ये ऐलान करना चाहिए, इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और ये पाकिस्तान लेबनान नहीं है कि कोई ऐसा करेगा और हम पता नहीं चला सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत एक अहम खबर है, अभी थोड़ी देर पहले आई। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमने वो उसको कई आज मुझे फ़ोन भी कई लोगों ने किए, पहले भी याद कराते रहे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पे हम करते रहे प्रोग्राम। वो सिचुएशन जूं की तूं है, आज पता किया बिल्कुल वैसी की वैसी है। वहाँ एक साहब हैं जिनकी डिग्री भी जैली है, जिन पर नैब के 2 मुकदमात भी हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 6 कनाल के घर में रहते हैं, इस्लामाबाद में 4 कनाल का प्लाट है। कराची नहीं, फैमिली की बड़ी नहीं है ना, फैमिली बड़ी नहीं है ना, फैमिली वो माफिया है पूरी एक। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा एहतियातन, इसलिए कि मैं सारी मालूमात जमा कर लूँगा। तो लिबर्टी में उनका प्लाजा है, तुर्की, चीन, पाकिस्तान और इंडिया में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं और एक साबिक वज़ीर सेहत का उसमें हिस्सा है। और बार कोड हर वो उन्होंने जो मेडिसिन बिकती है बाज़ार में उस पर 30 पैसे कर लगाते हैं, बोतल पे भी लगाते हैं, ढक्कन पे भी लगाते हैं। ये 15 अरब रुपए बनते हैं और इससे बहुत से लोगों को बराइब किया। ये वही ग्रुप है जिसने एक निगरान हुकूमत से इजाज़त ली और 400 दवाएं जान बचाने वाली दवाओं के नाम पे, हाँ जी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और उसमें शैम्पू भी मंगा लिए, पैनाडोल भी मंगा ली, सारी चीज़ मंगवा ली, जान बचाने वाली। और ये पूरा ग्रुप है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जफर मिर्ज़ा चले गए, कई वज़ीर सेहत आए और चले गए, मगर ये इंटैक्ट है, यानी नैब के केसेस भी हैं, डिग्री भी चली है कहा जा रहा है। अच्छा, अब ये हुकूमत इन्वेस्टिगेट करेगी, एक अखबार ने भी ज़ाहिर है कितनी मालूमात जमा कर सकता है, मगर ये हम कई दफ़ा बता चुके हैं और वो लोग वहाँ वहीं के वहीं बैठे, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ब्राइब करने की, और दवाएं महंगी होती चली जा रही हैं। और सब माफिया ताकतवर ही होता है वैसे। माफिया ताकतवर ही होता है, स्टेट से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। दो तरीके हैं, या तो आदमी ज़िंदगी गुजारता है, ये हुकूमतों पर भी मुंतबिक होता है और इंडिविजुअल पर भी, या ज़िंदगी उसे गुजारती है। जब आप हाथ पांव छोड़ देते हैं ना, वो अहमद मुश्ताक का शेर है कि कश्तियाँ टूट चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। अपने आप को हालात के रहम करम पे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आप हालात के रहम करम पे छोड़ दिए, 2 साल इमरान खान अब लड़ने के मूड में आए हैं, अब कुछ कर दिखाते हैं या नहीं कर देते, वो पीरियड होगा ना उनका 2 साल का हुकूमत का। नहीं, 3 साल में भी अगर काम करें और डायरेक्शन सही हो तो नतीजा सही निकल सकता है। फितरत तकदीर के काजी का ये फतवा है, अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। रास्ता है महातीर मोहम्मद वाला,
रास्ता है रुदवान वाला। अच्छा, अपने पाँव पे जो आदमी भी वही है ना आज़ाद, जो अपने पाँव पे खड़ा है, तौर पे आज़ाद है, ज़हनी तौर पे आज़ाद है। मौलाना रूम ने कहा था शख्सियत तो बस सोच ही होती है, बाकी तो हड्डियाँ और गोश्त ही है ना। कितने खूबसूरत। जब वो उसको इकानमी तबाह कर दी फार ईस्ट की, क्या उसका नाम है, एक वक्त का जो अमरीकी है जो आलम इस्लाम में हार्किंग क्राइसिस पैदा करता रहता है, तो IMF की इमदाद कबूल करने से इनकार कर दिया था। इनकार इन्होंने भी किया, लेकिन मगर ये कि वो उस तरह हुकूमत नहीं, जिस तरह वो महातिर जिसका पोजीशन में था और जिस तरह उसने अपने मुल्क की मईशत तामीर की थी और जिस तरह कौम उसकी बात मानती थी। तो देखिए तुर्की जो इसको यूरोप का मर्द बीमार कहा जाता था। अब देखिए उसके वसाइल उतने नहीं हैं जितने बाद दूसरे मुसलमान मुल्कों के हैं। जो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो वो इसराइल से उनके सफारती ताल्लुकात हैं, इसके बावजूद वो उनकी पॉलिसियाँ आज़ाद हैं। देखो माशी तौर पर वो ताकतवर हुए बहुत बुरे हालात से गुजरने के बाद। मलेशिया के पास क्या था रबड़ और पाम ऑयल के सिवा? पाम ऑयल के ऊपर तो उनके पाबंदी हो गई। बिजनेस तो मुसलमानों के पास वहाँ था ही नहीं, ठीक है ना। तो किस चीज़ से उन्होंने तरक्की की? ये आली जनाब की खिदमत में मैंने ही अर्ज़ किया था महातिर से मिलो, उसने कहा मेरी मुलाकात हुई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में, तो बड़ी शफकत से पेश आए, पाकिस्तान से उन्हें हमदर्दी है। देखें ना उन्होंने किस वक्त ये बयान दिया, उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया महातिर मोहम्मद ने, बदमाशी बंद करो इंडिया से। इलाकाई बदमाशी, इलाकाई बदमाशी है ना, जहाँ इलाकाई बदमाशी को तो देखा ना, आखिर वो इतना बड़ा मुदब्बर है पूरे खित्ते के ऊपर तो उन्होंने किया, तो वो अपना जो है जुबान तो जो इस्तेमाल करेगा हर लफ्ज़ सोच समझ के करेगा ना। वैसे मैं उनसे मिला हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ कि वो बिल्कुल अल्फाज के मामले में बहुत वो इतने शार्प हैं। लोग उन्हें समझते हैं 94 साल के हो गए, जब वो यहाँ आए थे तो उस वक्त भी कोई 80-82 साल के तो थे, 15 साल पहले उन्होंने बोला था। एक जवान आदमी की वो एक तो उन्होंने ये कहा अपनी तकरीर में कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे किस लिए तरक्की, किसी ने उनसे फरमाइश नहीं की थी, वो एक अपोजिशन लीडर की दावत पे आए थे, मगर बुलाया सब लोगों को, इमरान खान ने काफिले के लोगों को भी बुलाया, पीपल्स पार्टी के लोगों को बुलाया, ये जो अच्छा किया है। और चौधरी शुजात को खुद फ़ोन किया, मुशाहिद साहब को भी खुद फ़ोन किया, और यही अच्छा तरीका होता है। वो पता नहीं इमरान खान कहाँ चला गया। तो किसी ने उसने कहा कौन एतराज़ करता है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे? पाकिस्तान की ज़रूरत है, सारी दुनिया बनाए एटम बम, ये मुल्क बनाए जिनको ख़तरा, पाकिस्तान क्यों ना बनाए? वहाँ एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश है। ये NGOs के जो गुमराह करता लोग हैं ना, भी पहले लेबनान पे आता तो मैं अर्ज़ करता हूँ, वहाँ एक बच्ची ने खड़े होकर कुरान मजीद में अगर अस्तग़फिरुल्लाह नकल कुफ्र ना बाशत कि अगर कुरान मजीद में कुछ खामी है तो हमें दूर कर लेनी चाहिए। इस पे महातिर मोहम्मद ने सिर्फ एक जुमला कहा, खामियां हम में हैं, कुरान मजीद में नहीं है, हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए। ये कहा और आगे चल पड़े। मगर इतनी फर्म वो बात करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए लेबनान का जो मसला है ना, हम ये समझ रहे थे कि इत्तफाकी वाक़या है, वो एक रूसी है, कब्र से उसने जहाज़ ख़रीदा था, तनख्वाहें बर वक्त मिलती नहीं थी, स्टाफ चला गया, लेकिन बड़े अरसे से वो वहाँ पर। अच्छा, वो फिर वो अपना मोज़म्बिक उसे जाना था और उनसे कहा गया कि बैरूत से कोई लोहा उसमें ला दें। ये सारी कहानी बहुत पुरस्कार है। और जब वो लोहा लादा गया, नया स्टाफ चला गया हड़ताल पे, नया स्टाफ रखा गया, लोहा लादा गया तो जहाज़ आगे नहीं बढ़ रहा था। उन्होंने कहा आपने तो फीस ही अदा नहीं की, पहले भी एक बार की। और बतेरे उसको मैसेज किए रूसी को, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। वो सारा अमोनियम नाइट्रेट उठा कर रख लिया और जहाज़ तो सिंक कर गया। उसका इंटरव्यू हो गया, जब वो चला तो वो शिकस्ता हालत में था। ये रूसी सरमायाकार जो है ना, अजीब है। ये चीनी कंपनी भी बात बड़ी अजीब है, वो फिर कभी इस पर बात करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये चुंगल से निकले हैं कम्युनिज्म के, और इसमें बाद लोग जो चीन में बहुत सख्त सज़ाएँ दे के हालात को ठीक रखा, और पार्टी इंटैक्ट है। रूस में भी बहुत सख्ती की गई है उसकी वजह से, वरना तो मतलब ये है कि रूस में सूरत हाल बहुत ख़राब थी। कभी आपको बताऊँगा, इस पे बात करेंगे फिर। देखिए इसके पीछे इजराइल हो सकता है और अमेरिका हो सकता है,
और ये लेबनान के अंदर जो सूरत हाल बनी, जी, ये जो भाई उनका तो बचा ही कुछ नहीं, उनके पास बंदरगाह ही है ना, उनके पास 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है। बंदरगाह $15 बिलियन की आमदन थी, छोटा सा मुल्क है, देखे ना, हमारी तो अपनी ट्रेड जो है वो $25 बिलियन से एक्सपोर्ट कभी नहीं बढ़ी। और जो लेबनानी हैं जो दूसरे अरब मुल्कों में या यूरोप में काम करते हैं, एक तो रेस्टोरेंट आपको पता है ना कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लेबनानी पसंद किए जाते हैं। ये ख़ास खाना है जो सदियों में डेवलप हुआ है। ये कौन लोग हैं बोला लेबनानी जो हैं? कौन है? ये सल्तनत रूम का हिस्सा थे, जिसका कैपिटल तुर्की था उस वक्त, जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने। और ये सलीबी जंगों में जो लोग यहाँ आए और यहाँ रह गए, ये उनकी यादगार है। ठीक है ना, ये वो जगह है जिसे कभी सलाउद्दीन ने आज़ाद कराया था। और एक ये फ्रांसीसी कॉलोनी रहा है, और फ्रांसीसी जनरल जब दमिश्क पहुंचा, वहाँ भी गया था, तो उसने सलाउद्दीन की कब्र को ठोकर मारी और कहा, सलाउद्दीन उठो, हम फिर आ गए। अब कोई सलाउद्दीन नहीं है। अब ये गनीमत है कि महातिर मोहम्मद मौजूद हैं और रिदवान मौजूद हैं। हमारा हाल तो ये है 73 साल से कि भीख का हाथ फैलाए हुए बैठे हैं। महातिर के पास जब गया इमरान खान, तो उसने उससे कहा, वो शहर से दूर एक बड़े खूबसूरत घर में रहता है। ठीक। उसने उससे कहा, इमरान खान, हमने असम्बलिंग से शुरू किया था, असम्बलिंग से हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, पुर्जे जोड़ने से, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कोई तरक्की नहीं होती आज की दुनिया में। माशी तरक्की का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इमरान खान ने उनसे कहा, हाँ मगर अच्छी अदालतें होनी चाहिए। उसने कहा अदालतें तो होनी ही चाहिए अच्छी, मगर वो एक फादरली फिगर है। देखिए मसलन उसने एक दिन वो जा रहा था, उसने कपड़ा लटकते हुए देखा बालकनी पे, उसने कहा बालकनी पे कपड़ा नहीं लटकने चाहिए, हाँ जी, कोई मुनासिब बंदोबस्त करो। जो ख़ास तौर पे ये ख़ातिन के मलबूसात हैं, इसकी नुमाइश इस तरह, ये बैड टेस्ट है। या उसने कहा कि ये मेरे सुनने में आया कि लान जो है इसमें कीड़े होते हैं, तो ये तो बढ़ जाते हैं, ये तो ख़राबी सेहत का बायस बनेंगे, तो हुक्म नाफिज किया, एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ उसको रोक दिया। लेबनान में अगर ख़राबी, लेबनान क्यों टारगेट है? हिजबुल्लाह की वजह से, इसलिए कि हिजबुल्लाह एक बहुत दुश्वार गुजार इलाका है, इजराइल उसे पता नहीं कर सकता उस इलाके को, उनके लोग बहुत मोटिवेटेड हैं, असला इसी बंदरगाह से होने जाता था। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी, ये बड़ी ईरान पे भी दबाव इन्वॉल्व हो सकते हैं, ईरान पे भी दबाव डाल। मतलब देखिए रमज़े क्लार्क एक वो है अखबार नवीस है, मशहूर, वेरी फेमस अमेरिका में, तो वो कहता है कि मैं गया पेंटागन, तो मुझे उन्होंने बताया, ये 2001-2 की बात हो रही है, कि इराक पे हमला किया जाएगा। मैं बड़ा हैरत ज़दा हुआ कि इराक में क्या ऐसी चीज़ है कि हमला किया जाएगा, मगर उससे पहले अफगानिस्तान पे कर दिया, फिर इराक पे कर दिया, सीरिया भी टारगेट था, और ईरान पे भी उसने कहा कि मुझे ब्रीफ किया, मुझे कहा गया कि ईरान पे भी हमला किया जाएगा। किस लिए? इसलिए कि जंगों के बगैर अमरीकी मईशत नहीं चलती, एक वजह यह है। उससे बड़ी वजह यह है कि इसको हमवार करना पूरे मिडल ईस्ट को, किसके लिए? इसराइल के लिए। पंजाबी में कहते पद्दर करना, बिल्कुल उसके लिए रास्ता खोल दिया जाए। वो देखिए ना, वो उनका वहाँ थानेदार है, और वो जो चाहे करे। और ग्रेटर इसराइल में पहले भी आपसे कहता हूँ कि एक तो वो कोई अपने अज़ाइम छुपाते ही नहीं हैं, और दूसरी बात यह है कि कौमें जब कमज़ोरी का मुजाहरा करती हैं तो फिर यही होता है। देखिए उन्होंने तो इसराइल बाद मामलात में सारी दुनिया से आगे निकल गया, उनके जो नोबल प्राइज़ हैं वो आलम इस्लाम से 10 गुना हैं, इसलिए कि ज़िंदगी समरबार होती है, नतीजा खेज कामयाब होती है रियाजत से, मुशक्क़त से, और ये साइंस का अहद है, और खुदा ने रोका नहीं है साइंसी उलूम हासिल करने से। मैंने इल्म है, कहीं से भी हासिल करो, इल्म तो है। इल्म दुनियावी और दीनी होता ही नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी का जो आदमी, क्या उसका नाम है भूल गया, जोसेफ क्या है, वो कहता है कि एंथ्रोपोलॉजी हमें कहती है कि अल्लाह एक था, और वो कुरान मजीद की जो आयत है उसकी तस्दीक करता है वो कि शुरू में सारे लोग मिल्लत वाहिदा थे, एक खुदा को मानते थे,
तो जनाब अली बिन उस्मान हजवेरी कहते हैं तमाम उलूम से इतना तो हासिल कर लो कि खुदा को पहचान सको। तमाम उलूम से, बस जदीद उलूम के बगैर आप जी कैसे सकते हैं? आदमी माजी में तो जिंदा नहीं रहता। वो 10-20 किलो लोहा और प्लास्टिक और रबड़ी होता है जिससे जहाज बनता है, मगर उसकी तो कोई कीमत नहीं है। कपास की तो कोई कीमत नहीं है, मगर जापानी उससे एक सफ़ेद कमीज़ बनाते हैं, वो $300-400 की बिकती है। 2 चटांक कपास, 1 पाव इतने भी नहीं होगी, 2 चटांक की होगी। तो ये जो आलम इस्लाम ने अपने लिए जो रास्ता चुना है क़दामत पसंदी का, क़दामत पसंदी क्या ले डाउन एटीट्यूड है। लेबनान में अगर ख़राबी होती है तो ये ख़राबी शाम पे भी असरअंदाज होगी, ईरान पे भी असरअंदाज होगी। खुदा न खास्ता ईरान में अगर ख़राबी बढ़ जाती है, रिजीम चेंज वो करना चाहते हैं, अब तो चीन पहुंच गया तो पाकिस्तान पे भी उसका असर होगा। बिल्कुल, ईरान में खुदा न खास्ता अगर कोई सूरत हाल ऐसी बनती है तो पाकिस्तान पे उसका असर होगा। अच्छा हारून साहब, OIC की बात करें, इसका अपना मुस्तकबिल अब क्या है? देखिए, मुझे तो ये लगता है, जो शेख रशीद साहब ने भी एक बयान दिया और भी लोगों ने दिए, और जो है वो बेहतरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि कोई अदारा, कोई तंजीम अगर अपने मकासद पूरे नहीं करती, जैसे कोई इंडिविजुअल पूरे नहीं करता, तो जाहिर है फिर सूरत हाल यूं कि तू तो नहीं रह सकती। हो सकता है 5-7 मुसलमान मुल्क मिल बैठे हैं, इस वक्त तो अंदाजा ही किया जा सकता है। इम्कानात कितने ज़्यादा? और वो इम्कानात तो मौजूद हैं, इसलिए कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस इसलिए हो रही थी। सही। और मगर ये एक बात है, जो भी काम हो वो सलीका मंदी से होने चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि देखिए, जिन अरब मुल्कों से हमारे दोस्ताना मरासम रहे हैं, जो हमारे साथ हमेशा क्राइसिस में हमारा साथ देते रहे, उनको भूल तो नहीं सकते। क्या जो हमारे साथ उन्होंने मुश्किल वक्तों में हमारा साथ दिया, ये आटम हमने यही बना लिया है। और ये कई दफ़ा इक़्तिसादी बहरान से हम गुज़रे। बशाम के ज़लज़ले में $1 बिलियन उन्होंने भेजे थे हम। तो ये नहीं है, गंबारों की तरह न करें। कोशिशें जो हैं काम ज़्यादा करना चाहिए, वो सलीका मंदी और दूरअंदेशी से होना चाहिए। 70s में कुछ जो हैं शूदर मुसलमान हो गए तो उसका जश्न मनाया गया इंडिया में। उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय हुकूमत ने बड़ा जुल्म किया, उसके बाद उसको रोका, और कितने लाख लोग ईसाई हो गए, उसका कोई कभी जश्न नहीं मनाया गया। चलें अभी जरा ब्रेक की तरफ। सलीका मंदी ज़रूरी है, सलीका मंदी और डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, मनसूबाबंदी ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपने पाँव पे खड़े हों। रसूलुल्लाह ने कहा ज़िंदगी ऐसी सवारी है जिस पे अगर आप सवार नहीं होंगे तो ये आप पर सवार हो जाएगी। आप पर सवार हो जाएगी। बड़ी खूबसूरत बात। अभी मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जो तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया, उससे मुतल्लिक़ तफसील से बात करेंगे। माहौलियत के हवाले से हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की तो बात करूँगी, जिसमें शजरकारी है, बारिशें हैं, कुछ आटा चीनी के ऊपर भी मैंने गुफ्तगू करनी है हारून साहब आपसे। मगर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हैं। लोया जरगा ने 400 कैदियों को, जो तालिबान कैदियाँ, रिहाई का कहा तो है, और ये भी कहा कि हुकूमत की यकीन दहानी कराए कि किसी किस्म की दहशतगर्दी में ये लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर इन कैदियों में वो तालिबान भी शामिल हैं जो बहुत बड़े बड़े हमलों के अंदर मुलविस रहे हैं। वो जो सारे ही तालिबान मुलव्वस रहे हैं, तो अफगानिस्तान है ही तालिबान। देखो ना, पश्तून बेल्ट तो है ही उन्हीं की ना। देखिए, अफगानिस्तान के एक लिहाज से 2 हिस्से हैं, यानी जिनमें एक लिहाज से मुतहरब भी हैं। वैसे तो 3-4 हिस्से हैं। बामियान का इलाका है जहाँ असनाशरी कबाइल हैं, जो मतलब यादगार हैं चंगेज़ खान के हमले की, और जो मुसलमान हो गए, जिस पर इकबाल ने कहा गया है यहाँ योरिश तातार के अफसाने से पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। उनका इलाका है। तुर्क हैं, ताजिक हैं, दूसरी बड़ी तादाद तो गालिबन ताजिकों की है, मगर थोड़े से अरब भी हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो नूरिस्तानी हैं,
ये जो हमारा काब्रिस्तान का इलाका है ना, इसी तरह का इलाका उधर दूसरी नूरिस्तानी कहलाता है, उसे नूरिस्तानी कहा जाता है। वो मुसलमान हो गए थे सब के सब। अच्छा। और वो गैर जानबदार हैं। वो जब ज़रूरत पड़ती है ना मुज़ाकरात की तो उसमें हेल्पफुल होता है। खैर ये गैर ज़रूरी डिटेल है। देखिए, छोड़ देने का मतलब ये है 400 कैदियों को कि बात आगे बढ़ रही है। वो तो अफगानिस्तान में कोई गिरोह ऐसा नहीं है जो जंग में मुलव्वस न रहा हो। कुछ पार्ट वैसे नूरिस्तानियों का कहा, जैसे हिकमत यार मुल्क से बाहर रहा, मगर उसके लोग किसी न किसी तरह तो इसमें थे ही। अफगानिस्तान के मसले का हल ही लोया जिरगा है, यानी मुमताज़ शख्सियात मिल बैठे, अगर वो इत्तफाक राय से उनका किया जाए। उनका हमेशा मुज़ाकरात का यही प्रोसेस रहा है। तो अब अब्दुल्ला ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जो ये सारे प्रोसेस के निगरान हैं कि अब मुज़ाकरात होंगे और कतर में होंगे। यही एक सूरत है। देखिए, हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमारे अमरीकी वहाँ 5000 आइंदा मई तक रह जाएंगे, मगर अड्डे वहाँ रहेंगे, इंटेलिजेंस नेटवर्क रहेगा, पैसों की ज़रूरत है। ये वो तालिबान नहीं है, ये जहन में रखें। 90% बजट तो बाहर से आता है। ये मुल्क अब उस तरह नहीं चलेगा और लोग शरीक इक़्तिदार होंगे। वैसे भी अफ़गानिस्तान की तारीख़ी रवायत यही है कि मरकज़ी हुकूमत एक लूज़ किस्म की एक यानी वो होती है फेडरेशन, कन्फेडरेशन के करीब है कि यानी कबाइल के अंदर मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। कबाइल अपने मामलात संभालते हैं और मुख्तलिफ इलाके हैं। इवन काबुल सिटी में बाद महल्ले ऐसे हैं जहाँ तालिबान दाखिल नहीं हो सकते थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अफ़गानिस्तान उस तरह से नहीं, कबायली माशरा है। पहले तो रूसियों ने कमाल किया कि एक कबायली माशरे में कम्युनिज्म लाने की कोशिश की। एक कबायली माशरा तारीख़ी प्रोसेस में जदीद माशरा बनता है, फिर उसमें सोशलिज्म हो या जमहूरियत हो या कुछ हो। फिर अमरीकियों ने यहाँ जमहूरियत नाफिज फरमाने की कोशिश की। मगर 50% पे तो उनका पक्का कंट्रोल है और तकरीबन 70% पे है। या कंसेंसस गवर्नमेंट बन सकती है। ये एक ऐसी रियासत बन सकती है कि जो मुख्तलिफ रियासतों के दरमियान फरीक न हो। अंग्रेजी का एक की इस्तिलाह इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रही। ये देखिए, अफ़गान क्या है मिजाजन, कदामत पसंद हैं, बहुत सख्त जो है 15-20 मील पैदल चलना तो एक आम अफ़गान के लिए उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। शक्की हैं, मुंतकिम मिजाज हैं, सख्त मजहबी हैं, गैर मुल्कियों को नापसंद करते हैं। तो ये आपस के डायलॉग ही में मसला हल कर सकते हैं। ये गुफ्तगू उनके दरमियान होनी चाहिए। अच्छा, हमारा मसला क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इस्तेमाल करता है उसे पाकिस्तान में तकरीब कारी के लिए। मर्चेंडरीज हैं। अमरीकियों ने ताज़ा इत्तला ये है कि तो गैर मुल्की तो जो वहाँ अमरीकी तो वहाँ होंगे, ये कुछ मर्चेंडरी पे भर्ती किए हैं। अच्छा, जी जी। अमेरिका इस काम से बाज नहीं आ सकता। दुनिया में फसाद फैलाने से बाज अमेरिका से आ सकता है। सुपर पावर यही होती हैं। यही ताकत का खुमार और नशा है जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ रोहिंग्या में हो रहा है, जो कुछ मकबूजा कश्मीर, जिसका नतायज निकलते हैं। इसलिए कि खुदा ने इंसानों को दुनिया का मालिक नहीं बना दिया। फिर तारीख़ी फोर्सेस रद्द अमल ज़ाहिर करती हैं, फिर इंसानों में उसका रिएक्शन होता है। फिर बहरहाल ये खुशाइंदा है। अफ़गानिस्तान का अमन जो है वो पाकिस्तान को तो बहुत सूट करता है। देखिए ना, हमारी मईशत तो तबाह होने ही 79 में शुरू है। 79 हमारी मईशत इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रही थी। फिर एक तो खैर उन्होंने अपने यहाँ कुछ तब्दीलियाँ की जो सेहतमंद तब्दीलियाँ की मईशत के नुक्ता नज़र से, और हमारे यहाँ ये लोग आ गए फिर बतदरीज। जावलक का दौर भी जो है वो ज़ाहिर है कोई जमहूरी दौर तो नहीं है। मुल्क तो वही होते हैं जहाँ जमहूरी दौर, जमहूरियत के बल पे जो तरक्की है वही पायदार तरक्की है। पायदार तरक्की फौजी हुकूमतों के बल पे नहीं हो सकती है। ठीक। इसके बाद तो वो लास्ट डिकेड उसे कहते हैं ज़ाया हो जाने वाला अशरा, जो बेनज़ीर की हुकूमत आ जाएगी, कल चली गई, नवाज शरीफ की आई चली गई, फिर बेनज़ीर आई चली गई। फिर होनी तो जमहूरियत ही चाहिए, लेकिन एक कबायली माशरे में उसके मिजाज के मुताबिक सिस्टम वज़ा किया जाएगा और वो डायलॉग से होगा, उनके बाहमी डायलॉग से। उसके लिए रास्ता तो हमवार हो गया हरन साहब। ये एक रुकावट थी।
नहीं, यही एक रुकावट नहीं है, बहुत सी रुकावटें हैं। अना का बड़ा तसादम है, रिजिड बहुत है अफगान। लेकिन ये कि अब अमन सबकी ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान में अमन के वक्फे आते हैं। सबसे बड़ा जो हिस्टोरियन समझा जाता है, इब्न खुल्दून के बाद टाइनबी ने कहा था, बस यहाँ कौमें तबाह होने के लिए आती हैं, इराक़ में भी और उसमें भी। ब्लैक होल्स उसने कहा था, ये हिस्ट्री के जो है। यानी अब अच्छी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुज़ाकरात अच्छे रहेंगे और पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान में इसने बड़ा तामीरी किरदार अदा किया है। जो बातें पाकिस्तान की क़यादत कहती रही है, अस्करी क़यादत जनरल कियानी के दौर से लेके अब तक जो चीज़ें इन्होंने तजवीज़ की, उन्हीं पे आखिर अमल किया गया। ठीक है, तो कुछ अमन हासिल हुआ, अमन हासिल और मजीद अमन के इम्कानात पैदा हुए। अच्छा, चलिए अब ज़रा आ जाते हैं हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ। कितना बड़ा अहम ये कदम है जो उठाया, शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया उन्होंने, और ये बिल्कुल वाज़ेह है कि 35 लाख पौधे एक दिन में लगा दिए गए हैं। देखिए, ये तो छुप सकता ही नहीं है कितने पौधे लगाए गए। पूरा रिकॉर्ड ये तो रिकॉर्ड क्या, वो तो सैटेलाइट से तस्वीर बन जाती है। उस्मान डार साहब कह रहे हैं पूरा रिकॉर्ड वो नहीं, वो तो सैटेलाइट से देखा जा सकता है। आपको पता है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि वहाँ लगे हैं दरख्त पख्तूनख्वा में, इसमें तो कोई शुबा नहीं, इसलिए कि इंटरनेशनल अदारे हैं, सैटेलाइट से तस्वीर बन सकती है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान को अगर याद रखा जाएगा तो शजरकारी की वजह से याद रखा जाएगा। इसको वो सीरियसली लेता है, इसको बड़ी अहमियत देता है। वैसे ही 35 लाख पौधे एक दिन में लगाना काफ़ी नहीं है। और टाइगर फोर्स 5 साल है, 5 साल आज टाइगर 5 साल 3 साल है, 5 साल नहीं। उन्होंने कहा कि 5 साल के लिए हदफ हमारा 10 अरब। ठीक है, तो वो कोई 80-85 लाख लगाएंगे तो 3 साल में 10 अरब हो सकते हैं। और अगर मतलब को 50 लाख 60 लाख लगाएं, कोई हिसाब तो नहीं किया, मतलब रफ अंदाजा बता रहा हूँ। तो टाइगर फोर्स का यही काम है। और वो किया, वो जो काम उन्हें दे रहे थे ना कोरोना से निपटने का, उसके लिए तरबियत याफ्ता लोगों की जरूरत होती है। उन्होंने तो उसको उनके बस का नहीं था। उसके ऊपर भी उन्होंने तारीफ की है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट उन्होंने सरकारी काम करना सरकारी लोगों का काम होता है, गैर सरकारी लोगों का काम नहीं होता। जहाँ कहीं ये तजर्बात हुए हैं, ये कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं रहे। अलबत्ता रज़ाकाराना तौर पर कुछ लोग वक्त देना चाहते हैं कौमी खिदमत के किसी भी काम का। बहरहाल दरख्त तो देखिए ना, 3% है हमारे पास इस वक्त। ये मियाँ वाली में बड़ा जंगल था, तबाह हो गया। छांगा मांगा का जंगल वो नहीं रहा। आपके इल्म है कि पोठवार पूरा ही जंगल था, कभी सरगोदा पूरा ही जंगल था। मैंने वैसे माजरत के साथ कभी नहीं सुना पोठवार कभी पूरा जंगल था। ये स्लीपर उसके बने। ये छांगा मांगा के जंगल तो लगाया इसलिए कहता रेलवे के स्लीपर। इस्लामाबाद की हाइट्स पे हमेशा जंगल रहे, जिसे अब इस्लामाबाद तो खैर अब सोसाइटियां बन रही हैं। बहुत थोड़ा अरसा हुआ उसको बने हुए, 50 60 65 साल हुए। लेकिन ये पहले भी जंगल था। ये कबायली जंगों में जल गया। और आज़ाद कश्मीर के जंगल कैसे किसने तबाह किए? टिम्बर माफिया ने। और यहाँ जो जंगल बचाए गए पख्तूनख्वा में, देखिए जो किसी क्रेडिट है उसे देना चाहिए। नाकामियां भी बहुत है इमरान खान को, मगर कुछ कामयाबियां आज उनके ऊपर ही बात कर लेते हैं। मगर ये कि दरख्त उन्होंने लगाए और बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी। उसमें अब मुझे याद नहीं पड़ता कि वो जंगलात का सेक्रेटरी था या मिनिस्टर था। इमरान खान एक दफ़ा जब मुझे बुलाया कि वो लकड़ियाँ काट रहे थे, तो ये कलाशनकोव लेकर खुद ही अकेले ही चला गया वहाँ, और उसने कहा मैं दरख्त नहीं काटने दूंगा। अच्छा, दरख्त भाई 10% जंगलात होने चाहिए। हुआ क्या था दुनिया का? भाग गया अकेले खान साहब को देख के भाग गया। चोर बड़ा इंटेलिजेंट। चोर जो है उसके एक तो पाँव नहीं होते। चोर गैर ज़हीन कभी नहीं होता, ये बात याद रखे। अपनी जान नहीं दाव पे लगाता। वो और लोग होते हैं जो अपनी जान दाव पे लगाते हैं। खान साहब थे नहीं, खान साहब तो नहीं थे वो। अब हाँ, वो पश्तूनी था। वो यंग मैन में उससे मिला, मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो जो सेक्रेटरी था, अच्छा, या सेक्रेटरी की भी वो तारीफ़ कर रहे थे। मैं एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए गया नतिया गली में, तो वो दोनों आदमी इत्तफाक़ मौजूद थे। फिर वो उन्होंने कहा कि हम आपको ब्रीफ करना चाहते हैं। मैं पेशावर गया, फिर चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में ब्रीफिंग दी। और मैं लोगों से पूछता रहा जो उस इलाके से ट्रैवल करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में उस तरह की ग्रीनरी नहीं है जैसे पख्तूनख्वा में है। इलाके हैं जिसमें झीलें हैं, जिसमें ग्रीनरी है, जिसमें बाद इलाके बेइंतहा खूबसूरत है। एक ग्रीनरी है आज़ाद कश्मीर में ज़्यादा, पंजाब में भी है बिल्कुल।
लेकिन हमने इसको अहमियत दी। बारिशें अंदाजा ये है कि 20% बढ़ जाएंगी इस दफा। तो खैर आती हूँ, बात करती हूँ इस पे मैं। अगर पूरे पाकिस्तान में पोठवार के तो पूरे को दरख्त लगा देने चाहिए। देखिए, एक तो गांव है, उनके इर्द गिर्द काबिल काश ज़मीन है पोठवार में, ठीक है, और एक वो ज़मीन है जो कभी इस्तेमाल हुई ही नहीं काश्त के लिए। टीले हैं ऊंची नीचे, मगर मट्टी है ज़्यादातर, पत्थर के पहाड़ कम है, मट्टी है ज़्यादातर, मट्टी के पहाड़ है भाई। वहाँ हेलीकॉप्टर से बीज फेंकें, फ़ौज से मदद लें, अक्वायर करें उसको, उसमें बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो छोटी बस्तियाँ भी बसा दें। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क के दरमियान जो जंगल है, न्यू जर्सी का गालबन उसे कहा जाता है, तो न्यू जर्सी तक जाता है वो उसमें आबशारें हैं बेशुमार। दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा झीलें हैं, छोटे छोटे गांव भी हैं। वो जंगल में गांव है। एक तुर्की से एक कबीला गया था, जो तुर्क कबीला है, गया था पामीर हाइट से, बाम दुनिया जिसे कहा जाता है, दुनिया की छत। वो बेचारे रूस से माइग्रेट करके जब रूसी इनकलाब आया चीन गए, चीन में इनकलाब आया, वहाँ से फिर पामीर हाइट्स रूस आए, फिर वहाँ से पामीर हाइट्स पे आए, फिर रूसी हमला हुआ, तो फिर वो तुर्क थे, वो तुर्की वाले उन्हें ले गए। वो एक जंगल में रहते हैं और उनका एक अपना एक निज़ाम है। देखिए, जंगल कोई बेमसरफ चीज़ थोड़ी, ये सिर्फ लकड़ी थोड़ी है, ऑक्सीजन पैदा करता है। जो जंगली हयात है, ये परिंदे हैं, ये खुदा ने बेमकसद तो नहीं पैदा किए, कोई शक नहीं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो जंग ये तो अगर ये कर देते हैं, मगर ये कम से कम इन्हें 50 लाख दरख्त लगाने चाहिए और इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए कि अपोजिशन क्या। और उन सब 60 लाख दरख्त का तो मंसूबा इधर रावी रिवर प्रोजेक्ट के अंदर है, 50 लाख तो बड़े कम आप बता रहे हैं। रोजाना 50 लाख दरख्त लगना चाहिए। चलिए, अभी तो आगाज किया, 12 लाख, अगर 12 लाख आदमी रोजाना 50 लाख दरख्त नहीं लगा सकते। अभी फौरन नहीं ऐसा हो सकता, फौरन नहीं हो सकता, इसलिए कि हर चीज के लिए इंतजामात की जरूरत होती है। मुआवजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मगर डिटरमिनेडली ये सोचना चाहिए कि कारकर्दगी और इस्तेदाद बढ़ाई कैसे जा सकती है। तो आप टाइगर फोर्स पे रिलाय नहीं कर रहे, उन्हीं के जरिए तो ये काम उन्होंने शुरू किया। टाइगर फोर्स के जरिए ये तो दरख्त अगर वो लगाते हैं तो इससे अच्छी क्या बात है। ये तालीम बालगा में कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बहुत से मंसूबे बहुत से लोगों के पास हैं, और बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि नेमतुल्लाह खान साहब ने कॉलेज बनाया, वो पैसे नहीं थे असातिज़ा के लिए और स्टाफ रखने के लिए। उन्होंने अपील की, 200 आदमी ने ऑफ़र किया और मुकर्रर मुद्दत के लिए, नहीं कि एक आध दिन पढ़ाएंगे, 200 टीचर्स ने ऑफ़र किया कि वो रज़ाकाराना तौर पे पढ़ाने के लिए तैयार हैं। आप देखें ना, इतने स्कूल हैं, आप सेकंड शिफ्ट में चले जाते हैं। इसी टाइगर फोर्स में आप किसी सिस्टम के तहत 10,000 आदमी ऐसे मुंतखब करते हैं, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो शाम की क्लासें पढ़ा सकते हैं। और उन सब तो दुनिया इसी तरह बदलती है। पिछली सदी में फ्रांस का तालीमी निज़ाम तबाह हो गया बहुत था, कुछ बदलने के लिए फौज ने उसे तामीर ना उसकी की थी। वैसे याद आया अरुण साहब, आटा चीनी के ऊपर क्या अपडेट्स है? ये मैं ब्रेक से वापस आके आपसे ले लेती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके आटा चीनी के ऊपर तो मैं हारून साहब से तर्जिया लूंगी, मगर जिस तरह से बारिशों का जिक्र हारून साहब ने किया, कराची की सूरत हाल हमारे सामने, बलूचिस्तान का क्या बना है, इससे मुताल्लिक भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, बारिशों की बात होगी, मगर आज सरकारी मुहिम के दौरान में इमरान खान साहब ने गंदम की जो कमी का सामने, उसके ऊपर उन्होंने बात की है और कहा है कि इसको हम बेहतर करेंगे, मगर आटा तो नहीं मिल रहा। वैसे कीमतें क्या हैं, अपडेट्स क्या हैं? हारून साहब, आप जिस दुकान से लेते हैं वहीं से मिल रहा है बस, बाकी तो अक्सर जगह मिल रहा है तो किसी की जेब में। देखिए ना, खैर हमें मसले को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुनियादी पॉलिसी ही गलत थी। किसान को अगर आप पूरी प्राइस नहीं देते, उसकी मार्केट प्राइस कौन मुतय्यन करता है? मार्केट फोर्सेस प्राइस मुतय्यन करती हैं। सोने की कीमत क्या थी? 80-90 हज़ार रुपए 10 ग्राम की, अब 1,32,000 34,000 हर रोज बढ़ रही है। वजह क्या है? चीन और रूस खरीद रहे हैं, वो अपने सोने के ज़खायर करना चाहते हैं।
तो जाहिर है ये यही नहीं रुकेगा, और भी इसकी प्राइस बढ़ेगी। 2 लाख तक कह रहे हैं जा सकता है फी तोला। अल्लाह बेहतर जाने में, तो जाहिर है हम तो इसके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते। जब जरदारी हुकूमत आई और उसने कोई 30-40% इजाफा कर दिया कि तो गंदम की पैदावार बढ़ गई। देखिए ना, किसान जो है उसे भी तो जायज़ कीमत मिलनी चाहिए। जायज़ कीमत थी ही 1600 रुपये, और वो किसान जो उसे ऑफर हो रही थी। आपने ले ली 1400 रुपये, कुछ उसने रोक ली। जाहिर है जब उसने देखा कि भाई तो 1600 रुपये बिक सकती है, तो 10 बोरी अगर किसी के पास फर्ज कीजिए 20 बोरी गंदम थी, उसने कहा 10 बोरी तो अपने घर में रख लो ना, 10 बोरी के लिए तो कोई छापा नहीं मारेगा। आड़तियों ने भी कुछ छुपाई होगी जितने, किसी के बस में होगा। एक मसला तो ये है, अब इसका इन्हें ऐलान कर देना चाहिए अगले बरस गंदम की ये कीमत होगी, सोच समझ के। वक्त से पहले? जी बिल्कुल, वक्त से पहले ऐलान करना चाहिए। इसलिए देखिए, हमें तो आटा मिली, आटा जो बहुत सस्ता कहीं मिल रहा है, तो 40 किलो का थैला जो बाद होगा 40 का होता नहीं है, 40 किलो का थैला जो है वो 900 रुपये में मिलता है ना। तो आप किसान को 1600 रुपये क्यों नहीं देते? ट्रांसपोर्टेशन, ये जो बीच का आदमी जो पैसे ज़्यादा मुनाफा लेता है, इसी को तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हुकूमत होती किस लिए है? हुकूमत होती है कमज़ोर की मदद के लिए, हुकूमत ताकतवर की मदद के लिए नहीं होती। और हुकूमत मदद किसकी कर रही है? ताकतवर की। देखना, फ्लोर मिलों को देती रही, उन फ्लोर मिलों को भी देती रही ना जो बंद पड़ी थी। अब क्या हो रहा है? 70 ट्रक औसतन जो हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। ये 70 का फिगर लोग देते हैं जो उस इलाके में के बारे में मालूमात रखते हैं। और 50,000 रुपये एक ट्रक की रिश्वत ली जाती है, इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। जब इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको उसे मलहूज रख के कीमत मुकर्रर करनी चाहिए। आपका किसान को तो हकीकत यह है कि गंदम में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वो तो जानवर पालता है, दूध बेचता है, सब्जियां उगाता है, छोटे मोटे काम इसके साथ। है जी। पिछले साल आपको याद है 3 बरस पहले नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बशाशत से ऐलान किया था कि आलू 5 रुपये किलो हो गए जी। तो हमने पूछा था कि इसमें खुश होने की कौन सी बात है? 7 रुपये किलो तो उसकी कास्ट है, तो अगर 5 रुपये हो गया तो वो तो तबाह हो गया आलू का काश्तकार। उससे गलती हो गई। और वो अपना 5 रुपये अगर हो गए तो उसे 5 रुपये मिल रहे हैं, ख़रीदार को तो 5 रुपये नहीं मिलेंगे, वो तो आड़ती और दुकानदार और ट्रांसपोर्टेशन, उसे तो वही 25-30 रुपये मिलेंगे, उस हिसाब से मिलेगा। तो चीज़ों की कीमत ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अब बदकिस्मती से पख्तूनख्वा की अशराफिया का कुछ हिस्सा, जाहिर है सब लोग तो जराइम पेशा नहीं होते, इसमें मुलव्वस है। इसकी सियासी वजूहात है। अगर इसको रोका जाए, एक सेनेटर का वाक़या आपको बताता हूँ। उसने कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया, बयान दिया जैसे गैर ज़िम्मेदाराना बयान, मगर वो उस तरह के बयानात जैसे जो अफ़गानिस्तान को या इंडिया को या अमेरिका को खुश करने के लिए दिए जाते। कुछ अरसे के बाद वो ऐसे ही मस्कीन से एक सेनेटर था, को पैसे वैसे दे के बन गया था। अब मैं पार्टी का नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा, कुछ अरसे के बाद एक आदमी से पूछा कि वो तो खामोश हो गया, क्या हुआ? क्या हुआ? उसने कहा, भाई ये ईरान से तेल स्मगल करता था, हमने देखा कि ये क्या है, इसको प्रॉब्लम क्या है, ये खरमस्ती क्यों कर रहा है, तेल स्मगल करता था, हमने रोक दिया। अब इसके ख्यालात में बड़ी सेहतमंद तब्दीली आ गई है। अच्छा देखिए, रियासत की रिट कमज़ोर है। मुझे एक आर्मी चीफ ने कहा, एक आर्मी चीफ ने, कई साल पहले की बात, कि एक पॉलिटिकल एजेंट लगवाने के लिए मुझे 30 करोड़ रुपए रिश्वत ऑफर की गई, ऑफर हो गई। हाँ सब एक और साहब ने पिछले दिनों मुझे बताया, जिनका असर रसूख काफी है, वो भले आदमी है, उन्होंने कहा मुझे भी की गई। रियासत की अगर रिट नहीं है तो ईरान से तेल आएगा और वो सक्खर में भी बिकता रहा, कराची तक भी पहुंचता रहा, और बलूचिस्तान में तो मैंने गलियों में डब्बे पड़े हुए देखे। एक ज़माना था। रियासत की रिट का कायम होना नहायत अहम है। रियासत अपनी रिट कायम करने के लिए लोग भी तो रखती है ना हारून साहब। हर इलाके में, हर शहर में लोग मौजूद होते हैं जो हुकूमत का हिस्सा होते हैं। तो ये नाकामी उनकी है या फिर हुकूमत की नाकामी? नहीं, हुकूमत की नाकामी जो मॉनिटर नहीं करती। मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ।
यूटिलिटी स्टोर्स में मुझे नहीं मालूम है एग्जैक्टली रकम क्या, कई अरब रुपए हमारे डूबते हैं। कह रहे हैं उनका चेयरमैन भी मुस्ताफी हो गया, चेयरमैन साहब मुस्ताफी हो गया, जो इसरार कर रहे थे भाई मेरा तो कसूर नहीं, कसूर तो दूसरों का है। वो तो खैर बहरहाल कोई तहकीकात हो तो हम उन्हें उनके बारे में कोई राय नहीं देते। यूटिलिटी स्टोर की तरह CSD गालिबन नाम है, जी। फौजियों की भी दुकानें हैं। अगर आप जाएं तो सौदा सल्फ निस्बतन आपको बेहतर मिलेगा, प्राइस भी वही होगी जो यूटिलिटी स्टोर की है, थोड़ी बहुत कमोबेश होगी। वो कभी खसारे में नहीं जाता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मॉनिटरिंग है। वही अल्लाह के बंदे वहां काम करते हैं, वैसे ही अल्लाह के बंदे वहां काम करते हैं, मगर फर्क निगरानी का निजाम है। देखिए ना थोक में चीजें कितनी सस्ती होती है, मैं आपको उसकी मिसाल लास्ट 3 मिनट्स हैं हारून साहब, मुझे बारिशों के ऊपर भी बात करनी है। थोक में चीजें कितनी फर्क होता है कीमत का। हमारे एक दोस्त हैं वो शायर असदुर रहमान मियाँ वाली के, वो रमज़ान तो कोरोना था, रमज़ान मुबारक में चीज़ें खरीद के एक मैदान में डाल देते थे और उनके रजाकार बैठ जाते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने प्राइस में फ़र्क होता है? अच्छा, असल कीमत पे बेचते थे ना, वो तो वेलफेयर के लिए बेचते थे। ही टोल्ड मी अप टिल 55%। इतना फ़र्क? ये थोक में खजूर, चने की दाल, चना, मैंने 3 चीज़ों का नाम लिया। वो दवाइयों का भी ऐसे ही स्टोर अब चला रहे हैं। अब बारिशों पे मैं क्या तबसरा करूं, मुझे बताइए। हारून साहब हंसे तो नहीं, लोग तकलीफ में, आप मुस्कुरा रहे हैं। बारिश नहीं, आप लाहौर की बारिश एंजॉय करके आए ना, जरा कराची जाएं, आपको समझ आए वहां पे क्या कोई बारिश एंजॉय की ही नहीं। मैं तो बंद कमरे में रहा कोरोना की वजह से, मैं तो डरता हूँ बहुत कोरोना से। मैंने 73 में लाहौर की वो बारिशें देखी हैं जिसमें छतें टपक रही थी अच्छे भले मकानों की। अच्छा। और उस अजाब से हम गुजरते, सोने के लिए जगह नहीं थी। जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ से मैं उठा और उठ के मैं को 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी से उधार लेके गया। इतनी थोड़ी तनख्वाह होती थी, पैसे महीने की आखिरी तारीख में, वहाँ भी छत टपक रही थी। ये हालात अब कराची में है। अच्छा, ये हालात कराची में क्यों हैं? क्यों है कराची में? तो मैं बता चुका हूँ कराची में, इसलिए अब तो कराची में तो बेहतरी होनी शुरू होगी एनडीएमए के जाने के बाद। सिंध हुकूमत नहीं मान रही एनडीएमए, वो कहते हैं साफ हमने सफाई की, लोगों ने सिर्फ मदद की, इन लोगों ने बस जो मदद की। अच्छा काम है पाकिस्तान में, जो अच्छा काम है वो जरदारी साहब और उनके खानवादे ने किया, और जो खराबियां वो बाकी लोगों ने की। वो तो प्रोपेगेंडे की जंग में वो मैं नासिर हुसैन साहब को देखता हूँ जो वज़ीर बल्दियात हैं, क्या शीरें गुफ्तगू वो करते हैं। आपको पसंद आई उनकी गुफ्तगू? नहीं, वो गुफ्तगू तो मैंने उनकी सुनी नहीं। हाँ। मगर उनका लहजा मैं देखता रहा, क्या शीरीं लहजा है कि सुभान अल्लाह, किसी को बुरा भला भी कहें तो वो बुरा न माने। कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। वो इतनी नरमी और इतनी शाइस्तगी से बात हुकूमत की बात जब करते हैं तब आप सुनिएगा, तब सुनिएगा। अच्छा खैर, बलूचिस्तान जो है ना, अजीब एक खित्ता ज़मीन है। या मुझे 2000 याद है, रुला देने वाले मंजर थे। मेरे दफ्तर ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैं एक दफ्तर में काम करता था, मैं खुद वहाँ गया और मैंने रेगिस्तान, ईरानी सरहद के साथ जो इलाका है और नोशकी और ये जहाँ धमाका हुआ था, इस पूरे इलाके में तमाम इलाकों का दौरा किया। मुझे उसकी यादें हमेशा मेरे जहन में रहेंगी। इतनी रुला देने वाली गुर्बत है कि 100-150 किलोमीटर से आदमी पैदल चल के आया है और उसके पास क्या है, 2 मुर्गियां हैं। 100-150 किलोमीटर पैदल चल के आया है पूरा खानदान और 2 मुर्गियां हैं। ठीक। एक बात ये मैंने देखी कि बड़े ही सच्चे और खुददार लोग थे। जिस आदमी, मुझे किसी ने कहा कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, मगर वो टीम बड़ी अच्छी थी, मैंने जिसका भी चेक किया वो ठीक था। उसके जो कार्ड थे उस पर जो कुछ लिखा हुआ था, देखिए वो तो बेचारे पहले ही अफलास के मारे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। फौज वहाँ पहुंची, फौज ही ये काम करती है, फौज ही है जो हर जब ये काम वो कर चुकती है तो फिर ये क्या है, बलूचिस्तान ये पश्तून मूवमेंट क्या है, चलिए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये इनके पास वक्त होता है उनको गालियां देने के लिए, और ये है हथियार अमेरिका के। ठीक है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।